हेलो एवरीवन, वेलकम टू विद्यापंत एकेडमी। आई एम विकास पाठक। आज हम लोग करेंगे क्लास 11th का एक बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक जिसका नाम है बैंक रिकॉन्सिलिएशन स्टेटमेंट। देखिए बच्चों, बहुत सारे बच्चों को मैंने देखा है कि इस चैप्टर में बहुत ज़्यादा डाउट बना रहता है। ऐसे ये है भी एक इंपॉर्टेंट चैप्टर, ठीक है। डिफिकल्ट मैं नहीं कहूँगा, ये डिफिकल्ट नहीं है, बट बच्चे उसको याद करने के पीछे चले जाते हैं तो उनके लिए थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाता है, बट वो चैप्टर डिफिकल्ट नहीं है। तो आज हम लोग समझेंगे कि भाई बैंक रिकॉन्सिलिएशन स्टेटमेंट बनता कैसे है। बहुत ही ज्यादा सिंपल चैप्टर है और बहुत ही ज्यादा छोटा चैप्टर है, तो कृपया कर आप लोग इस वीडियो में बने रहे और हम लोग वन शॉट में इस चैप्टर को कर देंगे फिनिश। एंड मैं ये गारंटी लेता हूं कि कभी भी आपको इस चैप्टर में डाउट नहीं होगा और आप खुद के साथ अपने फ्रेंड्स को भी पढ़ा पाओगे इस चैप्टर को। तो चलिए हम लोग इस चैप्टर को स्टार्ट करते हैं। देखिए, अब ये बैंक रिकॉन्सिलिएशन स्टेटमेंट होता क्या है, पहले हम लोग इसको समझते हैं, ठीक है। चैप्टर पढ़ने से पहले चैप्टर का नेम का भी मतलब पता होना चाहिए कि भाई इसका नाम कहना क्या चाहता है। किसी भी चैप्टर को पढ़ते हो ना तो उसका नाम का मतलब पता होना चाहिए। अब देखिए, चैप्टर का नेम है बैंक रिकॉन्सिलिएशन स्टेटमेंट। अब ये बैंक रिकॉन्सिलिएशन स्टेटमेंट होता क्या है, बिल्कुल आसान शब्दों में समझते हैं। देखिए, स्टेटमेंट का तो मतलब आप लोगों को पता ही होगा। स्टेटमेंट का बेसिकली मतलब होता है किसी भी चीज को बताना, किसी भी चीज को जताना। लाइक फॉर एग्जांपल, जैसा आप लोग देखते होंगे कि हमारे जो देश के प्राइम मिनिस्टर हैं नरेंद्र मोदी जी, वो हमेशा आते हैं और कुछ ना कुछ बात कह के चले जाते हैं और उस बात को कहा जाता है स्टेटमेंट। तो स्टेटमेंट का बेसिकली मतलब होता है कि किसी भी बात को एकदम जोर दे के बताना, ठीक है। अब हम लोग इस चैप्टर में बता क्या रहे हैं, हम इस चैप्टर में बैंक बैलेंस और कैश बुक के बैलेंस को रिकॉन्सिल करेंगे, यानी कि मैच करेंगे। अभी भी आप लोगों को समझ में नहीं आया होगा तो देखिए मैं समझाता हूं। एक बिजनेसमैन अपने सारे ही पैसे का हिसाब रखता है। पैसे का मतलब क्या होता है, पैसे का मतलब होता है कैश एंड बैंक बैलेंस, ठीक है। पैसे में दो चीज आती हैं, एक आता है आपका कैश और दूसरा आता है बैंक बैलेंस, ठीक है। कैश का बेसिकली मतलब हो जाता है नगद पैसा, जो विजिबल है पैसा, ठीक है। इस चैप्टर में हम नगद पैसों के बारे में बात नहीं करते हैं, इस चैप्टर में हम बैंक बैलेंस को देख रहे हैं। आप लोगों ने पढ़ा होगा कुछ चैप्टर्स पहले, एक आपका चैप्टर आया था कैश बुक। कैश बुक में कोई भी बिजनेसमैन अपने सारे ही बैंक ट्रांजैक्शंस का रिकॉर्ड रखता है, ठीक है, कि उसके बैंक में कितने पैसे आए, कितने पैसे गए। ये करना भी जरूरी है, हम लोग भी करते हैं कि हमारे बैंक में आज कितने पैसे आए, हमने कितने रुपए खर्च कर दिए, और इसका हम लोग हिसाब किताब रखते हैं। सेम बैंक रिकॉन्सिलिएशन स्टेटमेंट जो चैप्टर है, इसमें भी कुछ इसी चीज को समझना है। देखिए आप लोग, हम जितने भी बैंक ट्रांजैक्शन करते हैं, हम जितने भी बैंक ट्रांजैक्शन करते हैं, इसे दो जगह रिकॉर्ड किया जाता है, ठीक है। सबसे पहले इसे एक इंसान अपने कैश बुक में रिकॉर्ड करता है। अच्छा, कैश बुक में भी कहां रिकॉर्ड करता है, वो कैश बुक के बैंक कॉलम में रिकॉर्ड करता है। और सिमिलरली आपके बैंक में कितने पैसे आ रहे हैं और कितने पैसे जा रहे हैं, इसको एक बैंक भी रिकॉर्ड करता है, क्योंकि भाई उसने ही तो आपके पैसे का हिसाब किताब रखा है, तो वो तो रिकॉर्ड करेगा ही करेगा। और बैंक जो रिकॉर्ड करता है वो अपने पासबुक में रिकॉर्ड करता है। आपने सुना भी होगा या आप लोगों ने देखा भी होगा, लाइक अगर आप लोग कभी बैंक गए होंगे या आप लोगों ने कभी अपने पापा मम्मी का पासबुक देखा होगा, एक रेक्टेंगुलर शेप की किताब होती है, उसमें सभी पैसों का हिसाब किताब रहता है कि कितना पैसा आया, कितना पैसा गया, ठीक है। तो बैंक ट्रांजैक्शंस दो जगह रिकॉर्ड किए जाते हैं। एक तो वो कैश बुक में रिकॉर्ड किए जाते हैं, जिसका भी वो बैंक अकाउंट है वो अपने कैश बुक में रिकॉर्ड करता है, और साथ ही में जो बैंक वाले होते हैं, समझ में आ गया, वो भी पासबुक में रिकॉर्ड करते हैं। अब कभी कभी क्या होता है, कभी कभी आपने जो अपने बैंक का हिसाब किताब निकाला है और जो पासबुक में जो हिसाब किताब है वो कभी कभी मैच नहीं करता है। अब ये कैसे हो सकता है, इसका भी मैं एग्जांपल देता हूं। जैसे मान लीजिए फॉर एग्जांपल, लेट्स से ये आप हो और ये आपका फ्रेंड, ठीक है। आप दो बचपन के दोस्त हो, कोई ना कोई आपका जिगरी यार होगा, ठीक है। तो ये आप हो, ये आपका फ्रेंड है। अब हुआ क्या, आपके फ्रेंड ने, ये आप हो लेट्स से ए और ये आपका फ्रेंड है लेट्स से बी,
जो बी नाम का इंसान है वो आपका दोस्त है, उसने एक बार आपसे 2,000 रुपए का सामान खरीदा था, ठीक है, आप एक बिजनेसमैन हो, तो आपने दे दिया था उसको उधार में सामान कि लो भाई लेके चले जाओ, तो मेरे दोस्त हो तुम मुझे लौटा दोगे। अब हुआ क्या, अब आपके बैंक अकाउंट में थे 10,000 रुपए, आपका जो बैंक अकाउंट है उसमें थे 10,000 रुपीज, 10,000 रुपए थे। आपके दोस्त ने आपको बिना बताए वो पैसे आपके अकाउंट में डलवा दिए, समझ में आ गया, आपके दोस्त ने आपको बिना बताए वो पैसे आपके बैंक अकाउंट में डलवा दिए, तो अब तो आपके बैंक अकाउंट में हो गए होंगे 12,000 रुपीज, समझ में आ गया, अब तो आपके खाते में हो गए होंगे 12,000 रुपए, लेकिन आपके तो कैश बुक में अभी भी 10,000 रुपए दिखा रहे होंगे, आपके हिसाब से तो यही हुआ होगा कि भाई मेरे खाते में अभी भी 10,000 रुपए हैं, लेकिन आपके दोस्त ने बिना बताए वो पैसा आपके खाते में जमा करा दिया, तो पासबुक के हिसाब से बैलेंस दिखा रहा होगा 12,000, बट कैश बुक के हिसाब से बैलेंस दिखा रहा होगा 10,000। अब इसमें कौन सही है कौन गलत है और क्यों ये गड़बड़ी क्रिएट हुई, यही पढ़ना है हमें बैंक रिकॉन्सिलिएशन स्टेटमेंट में। बहुत सारे ऐसे ट्रांजैक्शंस होते हैं जिसके वजह से आपके कैश बुक का बैलेंस और आपके पासबुक का बैलेंस मैच नहीं होता है, कभी कैश बुक में अलग बैलेंस दिखा रहा है, पासबुक में अलग बैलेंस दिखा रहा है, समझ में आ गया। तो ये गलतियां क्यों आ रही है, क्यों ये गलतियां क्रिएट हो रही है, इसी को समझना है बैंक रिकॉन्सिलिएशन स्टेटमेंट चैप्टर में। क्लियर हो गया, चलिए अगर आप लोगों को फिर भी नहीं समझ में आया तो एक बार वीडियो को आप लोग रिज्यूम कर लेना पहले से और देख लेना, इस बार वीडियो एक बार और देख लेना वीडियो को, तब समझ में आ जाएगा, ठीक है। चलिए अब हम लोग आगे समझते हैं। अब देखिए जो बीआरएस चैप्टर है ना, इसको समझने के लिए दो रूल्स होते हैं, मतलब दो नियम है इस चैप्टर को समझने के लिए, ठीक है। सबसे पहले तो आपको यह समझना पड़ेगा कि कैश बुक का बैलेंस या पासबुक का बैलेंस हमें क्या बताता है, इससे हमें क्या पता चलता है, क्योंकि जब कभी भी आप क्वेश्चन स्टार्ट करोगे, ठीक है, अभी हम लोग आगे करेंगे क्वेश्चंस, तो जब आप कभी भी क्वेश्चन स्टार्ट करोगे तो क्वेश्चन में सबसे पहले आपको या तो पासबुक का बैलेंस गिवन होगा या तो कैश बुक का बैलेंस गिवन होगा, समझ में आ गया। अब ध्यान से आप लोग बिल्कुल समझना, इस बात को एकदम दिमाग में फिट कर लेना, क्योंकि ये एमसीक्यू पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है, बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है, ठीक है। जो कैश बुक होता है, जो आपका कैश बुक होता है, इसमें दो टाइप के बैलेंस हो सकते हैं, या तो कैश बुक में डेबिट बैलेंस शो कर रहा है या तो कैश बुक में क्रेडिट बैलेंस शो कर रहा है, ठीक है। क्वेश्चन में कह देगा कि कैश बुक हैज अ डेबिट बैलेंस और हैज अ क्रेडिट बैलेंस। अब इससे समझ में क्या आता है, बिल्कुल ध्यान से समझना, अगर कैश बुक का डेबिट बैलेंस है तो मतलब ये प्लस का बैलेंस है, बिल्कुल दिमाग में आप लोग बैठा लो इस चीज को कि अगर आपके कैश बुक का डेबिट बैलेंस है तो ये प्लस का बैलेंस है, पॉजिटिव बैलेंस है, अच्छा बैलेंस है। और अगर आपके पासबुक में क्रेडिट बैलेंस शो कर रहा है, लाइक क्वेश्चन में कहता है योर कैश बुक शोज अ क्रेडिट बैलेंस, अगर कभी भी कैश बुक में क्रेडिट बैलेंस दिया है तो ये नेगेटिव बैलेंस होता है, समझ में आ गया, इसलिए मैंने रेड से कर दिया, खतरनाक बैलेंस है, ठीक है। ऐसा होता है क्योंकि बैंक में कभी कभी प्लस में पैसे होते हैं, कभी कभी माइनस में पैसे होते हैं, लाइक अगर आपने बैंक में पैसे जमा करा रखे हैं तो प्लस में होगा, डेबिट बैलेंस शो करेगा, लेकिन अगर आपके खाते में नेगेटिव बैलेंस है तो इससे हमें यह समझ में आता है कि आपने बैंक ओवरड्राफ्ट किया, यानी कि आपने बैंक से लोन लिया है, समझ में आ गया। आगे समझेंगे हम लोग और अच्छे से, चलिए अब देखिए, तो कैश बुक समझ में आ गया, कैश बुक का अगर डेबिट बैलेंस है तो पॉजिटिव बैलेंस है, और अगर कैश बुक का क्रेडिट बैलेंस है तो ये नेगेटिव बैलेंस है। अब आते हैं हम लोग पासबुक पे। पासबुक, कभी कभी क्वेश्चन में आपको पासबुक का बैलेंस दे दिया जाएगा कि भाई पासबुक में आपके ये बैलेंस है, तो सेम पासबुक में भी या तो डेबिट का बैलेंस होगा या तो क्रेडिट का बैलेंस होगा। अब इस डेबिट और क्रेडिट से हमें क्या समझ में आता है, बिल्कुल ध्यान से समझना, जो रूल कैश बुक में अप्लाई होता है कि अगर कैश बुक का डेबिट बैलेंस है तो प्लस का बैलेंस है, कैश बुक में क्रेडिट बैलेंस है तो ये माइनस का बैलेंस है, पासबुक में इसका बिल्कुल अपोजिट होता है, बिल्कुल उल्टा होता है, समझ में आ गया। अब ये क्यों उल्टा होता है, इसके लिए आपको जर्नल एंट्री पढ़ना पड़ेगा, आपको समझना पड़ेगा और अच्छे से, ठीक है, कि क्यों ऐसा होता है, आपको अकाउंट्स के बारे में करना पड़ेगा, ठीक है। अगर आप लोग चाहते हो कि मैं बताऊं तो आप लोग जरूर कमेंट करना नीचे में, ठीक है। चलिए अब देखिए, पासबुक
अगर आपके पासबुक में डेबिट बैलेंस शो कर रहा है तो इससे हमें यह समझना है कि ये माइनस का बैलेंस है। बिल्कुल उल्टा, कैश बुक का डेबिट बैलेंस था प्लस, बट पासबुक का डेबिट बैलेंस होता है माइनस। तो इस बात को आप लोग समझ जाना, ठीक है। और अगर पासबुक में क्रेडिट बैलेंस शो कर रहा है तो ये होता है प्लस का बैलेंस। इन दोनों में ना बिल्कुल अपोजिट रूल चलता है। कैश बुक का डेबिट बैलेंस पॉजिटिव, कैश बुक का क्रेडिट बैलेंस नेगेटिव। पासबुक का डेबिट बैलेंस नेगेटिव और पासबुक का क्रेडिट बैलेंस पॉजिटिव। तो इस चीज को ना कहीं पे लिख लेना, क्योंकि इस चैप्टर में मैं कहूंगा कि सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज यही है, ठीक है। जैसे आप लोग देखते होंगे, लाइक फॉर एग्जांपल, आपके बैंक में किसी ने पैसा डाल दिया, बैंक अकाउंट में किसी ने पैसा डाल दिया, तो आपने देखा होगा बैंक की तरफ से मैसेज आता है, दिस अमाउंट इज क्रेडिटेड टू योर अकाउंट। यानी कि जब हमारे खाते में पैसे आते हैं तो उसको बैंक वाले क्रेडिट करते हैं, इसीलिए क्रेडिट प्लस का सिंबल होता है। और अगर पासबुक में डेबिट बैलेंस है तो वो माइनस का सिंबल होगा। समझ में आ गया? तो इस चीज को समझना है, कैश बुक का डेबिट प्लस, कैश बुक का क्रेडिट माइनस, पासबुक का डेबिट माइनस और पासबुक का क्रेडिट प्लस। अगर ये चीज आपको समझ में आ गई फिर तो आप बीआरएस समझ जाओगे आराम से। तो ये बैलेंस आप लोग याद रखना। चलिए अब आते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे। नेक्स्ट हमारा रूल ये होना चाहिए, दो रूल मैंने कहा था, दो चीजें बस समझनी है। अगर दो चीज आप समझ गए तो ये चैप्टर डन है। पहला कि भाई कैश बुक का बैलेंस और पासबुक के बैलेंस हमें क्या समझ में आता है, तो मैंने बता दिया, इफ कैश बुक हैज अ डेबिट बैलेंस इट मींस अ पॉजिटिव बैलेंस, इफ कैश बुक हैज अ क्रेडिट बैलेंस इट मींस इट इज अ नेगेटिव बैलेंस। और पासबुक में इसका उल्टा होता है, पासबुक का डेबिट बैलेंस नेगेटिव और पासबुक का क्रेडिट बैलेंस पॉजिटिव। तो ये तो समझ में आ गया। अब सेकेंड चीज आपको समझनी ये है कि भाई बीआरएस का फॉर्मेट कैसा होता है। फॉर्मेट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। और मैं कहूंगा कि इस चैप्टर का फॉर्मेट वन ऑफ द मोस्ट इजीएस्ट फॉर्मेट होता है। आपको कुछ नहीं करना है, बस दो कॉलम्स बनाने हैं, ठीक है। देखिए पहले कॉलम में लिखना है आप लोगों को पर्टिकुलर्स और दूसरे कॉलम में लिखना है अमाउंट, बस। कुछ कुछ बच्चे वो वाला भी फॉर्मेट बनाते हैं जहां पे एक तरफ आप लिखोगे पर्टिकुलर्स और यहां पे लिखोगे प्लस, यहां पे लिखोगे माइनस। तो जो फॉर्मेट आपको समझ में आता है आप उसको फॉलो कर सकते हो, ठीक है। मैं कहूंगा कि यही फॉर्मेट बहुत ज्यादा सिंपल है, सोबर है, तो आप इस फॉर्मेट को फॉलो करो, इसमें कंफ्यूजन नहीं होगा। समझ में आ गया आप लोगों को? तो आप इन दोनों में से कोई भी फॉर्मेट फॉलो कर सकते हो। मैं आपको पर्सनली सजेस्ट करूंगा कि आप इस वाले फॉर्मेट को करो फॉलो, ठीक है, क्योंकि ये सिंपल है। चलिए अब आगे समझते हैं। तो आई गेस फॉर्मेट आप लोगों को समझ में आ गया होगा। नहीं समझ में आया होगा तो आप लोग फिर से देख लो। कुछ नहीं करना है, बस दो कॉलम्स बनाने हैं। पहला कॉलम होगा पर्टिकुलर्स का, मतलब यहां पे आप डिटेल्स लिखोगे, और सेकंड कॉलम होगा अमाउंट का। बस इतना ही करना है। अब लाइक लेट से क्वेश्चन में कहता है कि योर कैश बुक हैज अ डेबिट बैलेंस, तो आपको फर्स्ट पॉइंट लिखना पड़ेगा बैलेंस एज पर कैश बुक। और मान लो आपके कैश बुक में है डेबिट बैलेंस, तो बताओ तो जरा, अगर कैश बुक में डेबिट बैलेंस है तो ये प्लस का बैलेंस है या माइनस का बैलेंस है? बिल्कुल सही, ये है प्लस का बैलेंस, ठीक है। अगर आपके कैश बुक में डेबिट बैलेंस होगा तो ये प्लस का बैलेंस है। मान लेते हैं आपके कैश बुक में 10,000 का डेबिट बैलेंस शो कर रहा है, तो आप यहां पे लिख दोगे 10,000। समझ में आ गया? और अगर यही कहता कि आपके कैश बुक में क्रेडिट बैलेंस है, लेट से कहता कैश बुक में क्रेडिट बैलेंस है, तो इसे नेगेटिव में लिखना पड़ता। अब ऐसा नहीं है कि नेगेटिव के लिए आप माइनस लगाओ। अकाउंट्स में जब आप किसी भी चीज को ब्रैकेट में लिखते हो तो वो ऑलरेडी नेगेटिव बन जाता है। तो अगर आप ब्रैकेट में लिख देते हो 10,000 तो वो नेगेटिव फिगर है। समझ में आ गया? तो बस दो चीजें आपको समझनी है कि भाई हमें बैलेंस से समझ में क्या आता है, और दूसरी बात ये कि इसका फॉर्मेट कैसे होता है, ठीक है। एक बस छोटी सी चीज और समझ लो और फिर हम लोग बनाएंगे क्वेश्चंस। बस एक लास्ट चीज देखिए, एक चीज दिमाग में एकदम आप लोग सेट कर लीजिए, याद करने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है, ठीक है। बहुत सारे लोग, मेजॉरिटी लोग आपको कहेंगे कि आप याद कर लो कि अगर ये दिया रहेगा तो इसे प्लस करना है, वो दिया रहेगा तो इसे माइनस करना है। ऐसा कुछ भी नहीं है। क्वेश्चन में जो भी ट्रांजैक्शंस देंगे बस उनको समझ के करना है, ठीक है। अगर आप लोग समझ जाओगे तो कभी भी नहीं भूलोगे। देखिए क्वेश्चन के स्टार्टिंग में आपको कैश बुक का बैलेंस दिया है कि कैश बुक में भाई 10,000 का नेगेटिव बैलेंस शो कर रहा था। अब याद रखिएगा पूरे क्वेश्चन में
आप सिर्फ कैश बुक को कंट्रोल कर सकते हो। अब ये कंट्रोल क्या होता है मैं बताऊंगा आगे, ठीक है, बट इतना याद रखना कि जिसका भी बैलेंस देता है आप सिर्फ इसी को कंट्रोल कर सकते हो। अब लाइक फॉर एग्जांपल एक क्वेश्चन दिया होता है, बिल्कुल ध्यान से आप लोग समझना। फॉर एग्जांपल एक क्वेश्चन दिया हुआ होता, चेक्स इशूड बट नॉट येट प्रेजेंटेड टू बैंक। हैंडराइटिंग थोड़ी गंदी है तो भाई मैनेज कर लेना, ठीक है भाई और बहनों, मैनेज कर लेना हैंडराइटिंग, ठीक है। अब देखिए क्वेश्चन कह रहा है, पहले तो क्वेश्चन ने ये कह दिया कि आपके कैश बुक में क्रेडिट बैलेंस था, तो मैंने लिख दिया कि भाई नेगेटिव बैलेंस है। इसके बाद क्वेश्चन में ये कहता है चेक्स इशूड बट नॉट येट प्रेजेंटेड टू बैंक, समझ में आ गया, और अमाउंट दिया है यहां पे लेट से 2500। अब बिल्कुल ध्यान से समझना कि इसका करेंगे क्या हम, ठीक है। क्वेश्चन के स्टार्टिंग में कैश बुक का भी बैलेंस मिल सकता है, पासबुक का भी बैलेंस मिल सकता है, ठीक है, किसी का भी बैलेंस मिल सकता है। अब देखिए बीआरएस जो चैप्टर है इसमें आपको कैलकुलेशन नहीं करना है, मतलब इसमें जो कैलकुलेशन आएगा वो बहुत ज्यादा सिंपल आएगा, वो एक छोटा सा बच्चा भी कर सकता है कैलकुलेशन। बीआरएस के चैप्टर में मेन है इन वर्ड प्रॉब्लम्स को समझना कि भाई ये हुआ क्या। बीआरएस में हमेशा बताता हूं कि बीआरएस एक ऐसा चैप्टर है जहां पे आपको बेसिक इंग्लिश आनी चाहिए, अंग्रेजी आनी चाहिए कि भाई ये कहना क्या चाहता है। अब ध्यान से समझना आप लोग, क्वेश्चन क्या कह रहा है। क्वेश्चन कह रहा है चेक्स इशूड बट नॉट येट प्रेजेंटेड टू बैंक। चेक्स इशूड, देखिए इशू का मतलब होता है, इशू शब्द का मतलब होता है कि आपने चेक बना दिया, आपने किसी के नाम पे चेक काट दिया। हम जब भी किसी के नाम पे चेक काटते हैं तो पैसे आते हैं या पैसे जाते हैं? सिंपल सी बात है भाई, पैसे जाते हैं, क्योंकि चेक हम तब बनाते हैं जब हमें पेमेंट करना होता है। तो जब कभी भी आप चेक इशू करते हो इसका मतलब आप किसी को पैसे दे रहे हो, ठीक है। बट नॉट येट प्रेजेंटेड टू बैंक, आपने चेक बना दिया किसी के नाम पे लेकिन वो चेक अभी तक बैंक नहीं पहुंचा। अब इसे हम करेंगे क्या, बिल्कुल ध्यान से समझो, पहले थोड़ी सी ना कहानी सुन लो। देखिए कुछ भी एक इंसान काम करता है, लाइक फॉर एग्जांपल वो चेक बना रहा है या उसने बैंक में चेक जमा करा दिया, ठीक है, तो वो इंसान तुरंत उस चीज को कैश बुक में रिकॉर्ड कर लेता है। लाइक फॉर एग्जांपल अगर मैंने चेक इशू कर दिया तो मैं तुरंत कैश बुक में वो पैसा माइनस कर दूंगा, मुझे यही समझ में आएगा कि ये पैसा कट चुका है मेरे खाते से, समझ में आ गया। लेकिन अभी तक वो बैंक पहुंचा नहीं। अब बिल्कुल ध्यान से समझना, ठीक है, मैं जैसे समझाता हूं अपने तरीके में, बिल्कुल अपने तरीके से समझाऊंगा, आप लोग कभी भूलोगे नहीं। देखिए जब कभी भी कोई ट्रांजैक्शन देगा, जब कभी भी आप बीआरएस का क्वेश्चन बनाओगे, ठीक है, तो आपको इस्तेमाल करना है अपने हाथों का, हैंड्स का इस्तेमाल करना, आराम से समझ में आ जाएगा चैप्टर, ठीक है। अब देखिए इमेजिन कर लेते हैं ये है कैश बुक, ये है पासबुक, ठीक है, यहां से आपको दिखेगा अच्छे से, ये कैश बुक ये पासबुक। मैंने चेक बना दिया तो मैंने तुरंत कैश बुक से वो पैसा माइनस कर दिया होगा, क्योंकि मैंने चेक बनाया तो मुझे पता है कि भाई मैंने चेक बना दिया तो पैसा कट गया होगा मेरे खाते से। लेकिन वो चेक अभी तक बैंक पहुंचा ही नहीं, मतलब मैंने जिसको भी वो चेक दिया था उस बंदे ने अभी तक बैंक में उसे डिपॉजिट नहीं करवाया, तो क्या मेरे खाते से पैसे कटे होंगे? नहीं। पासबुक में कोई भी ट्रांजैक्शन तब रिकॉर्ड किया जाता है जब वो एक्चुअल में होता है। मैंने चेक काट दिया तो मैंने कैश बुक को तुरंत कम कर दिया होगा, बट पासबुक तो कम हुआ ही नहीं, बैंक तक तो वो चेक पहुंचा ही नहीं, तो कहां से कटेगा वो पैसा? तो आप देख सकते हो कि कैश बुक के हिसाब से 2500 रुपए कट गए होंगे, 2500 रुपए कट गए होंगे, बट बैंक के हिसाब से वो पैसा अभी तक नहीं कटा होगा। अब मैंने एक बात बताई थी आपको कि जिसका भी बैलेंस देगा आप उसी को कंट्रोल कर सकते हो। अगर बैलेंस एज पर कैश बुक दिया है तो आप सिर्फ कैश बुक को कंट्रोल कर सकते हो, ठीक है। आपका काम है कि आप इन दोनों को मिलाओ, कैश बुक को और पासबुक को इक्वल करो। अब ध्यान से आप समझना, आपने चेक इशू किया तो आपने कैश बुक को कम कर दिया होगा, बट वो पैसा तो कभी बैंक से कटा ही नहीं क्योंकि वो बैंक तक गया ही नहीं, तो बैंक में तो ज्यादा बैलेंस दिखा रहा होगा। अब अगर कैश बुक को पासबुक के साथ मिलाना है तो हमें इसे बढ़ाना पड़ेगा, इंक्रीज करना पड़ेगा। फिर से मैं बता देता हूं, जिसका भी बैलेंस देगा आप उसी को कंट्रोल कर सकते हो, उसी बुक को कंट्रोल कर सकते हो, और आपका अल्टीमेट गोल ये होना चाहिए कि कैश बुक और पासबुक दोनों मिले, क्योंकि हम इसीलिए ये चैप्टर पढ़ रहे हैं ना कि कैश बुक और पासबुक मिल नहीं रहे हैं, हमें दोनों को मिलाना है।
अब आपने अगर चेक इशू किया है तो आपने कैश बुक को कम कर दिया होगा, बट पासबुक यहीं पे रहा होगा। मिलाने के लिए हमें कैश बुक को इंक्रीज करना पड़ेगा, तब जाके दोनों मिलेंगे। हम पासबुक के साथ छेड़छाड़ नहीं कर सकते हैं, हमारे पास कैश बुक का कंट्रोल है सिर्फ, ठीक है, क्योंकि बैलेंस एज पर कैश बुक दिया था, तो हमें कैश बुक को इंक्रीज करना पड़ेगा। तो ये जो पॉइंट है, इस पॉइंट को करना पड़ेगा प्लस, प्लस कर दोगे। सेकेंड पॉइंट, चेक्स इशूड बट नॉट येट प्रेजेंटेड, और ये 2500 रुपए हो जाएंगे प्लस। क्लियर हो गया आपको? ठीक है, नहीं क्लियर हुआ तो एक बार आप लोग फिर से बैक करके देख लेना, ठीक है, क्योंकि जिसका भी बैलेंस देगा आप सिर्फ उसी को कंट्रोल कर सकते हो, और अल्टीमेट गोल है कि भाई दोनों मिल जाए, कैश बुक पासबुक दोनों मिल जाए। तो आपको क्या करना पड़ेगा, आपको वो पैसा प्लस करना पड़ेगा, क्योंकि पासबुक अभी भी बढ़ा हुआ है, आपने कैश बुक को कम कर दिया था, तो इसे भी बढ़ाना पड़ेगा, तब जाके दोनों मिलेंगे। क्लियर हो गया? तो आप लोग जब कभी भी क्वेश्चन बनाओगे तो मैं यही कहना चाहता हूं कि याद मत करना, क्वेश्चन को समझना कि भाई क्वेश्चन बनता कैसे है, ठीक है। कॉन्सेप्ट समझ लोगे ना तो अकाउंट्स कभी भी आपको मुश्किल नहीं लगेगा। समझ में आ गया? तो कभी भी मैं यही कहूंगा आप लोगों को कि याद मत करना कभी भी किसी चीज को, समझ लोगे बहुत अच्छा है आपके लिए। चलिए अब हम लोग करते हैं एक क्वेश्चन, ठीक है। मैंने बता दिया, एक बात याद रखना, बैलेंस किसी का भी दे सकता है, कैश बुक का भी दे सकता है, पासबुक का भी दे सकता है। समझ में आ गया? चलिए अब एक हम लोग क्वेश्चन करते हैं। देखिए एक आप लोगों के सामने क्वेश्चन है, ध्यान से आप लोग समझना। रिमजिम लिमिटेड maintains a current account with the State Bank of India on 31st March 2017. The bank column of cash book, बिल्कुल ध्यान से समझना, बैंक कॉलम ऑफ कैश बुक, यानी कि इस क्वेश्चन में भी आपको कैश बुक का बैलेंस गिवन है। आपके कैश बुक में डेबिट बैलेंस शो कर रहा है 154 का। तो याद रखिएगा जब कभी भी आप क्वेश्चन बनाओगे तो आपको कोई ना कोई बैलेंस मिलेगा। सबसे पहले आप लोग इस क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट ले लो, फिर समझते हम लोग इस क्वेश्चन को, ठीक है। ओके, अब बिल्कुल ध्यान से समझना, कुछ लेन देन हुए और जब हमने फाइनल अपने कैश बुक का और पासबुक का बैलेंस देखा तो दोनों गड़बड़ आ रहे थे, दोनों अपोजिट आ रहे थे। समझ में आ गया? तो हमें इस क्वेश्चन का बीआरएस बनाना है। अच्छा एक बात और याद रखना, एक छोटा सा एमसीक्यू क्वेश्चन था, ठीक है, एग्जाम में आता है, बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है कि भाई बीआरएस बनाता कौन है, हु प्रिपेयर्स अ बीआरएस। एग्जाम में बहुत बार पूछा जाता है हु प्रिपेयर्स अ बीआरएस, बैंक रिकॉन्सिलिएशन स्टेटमेंट कौन बनाता है। चार ऑप्शन दे दिए जाएंगे, फर्स्ट दे देगा बैंक, सेकंड दे देगा अकाउंटेंट, थर्ड दे देगा कस्टमर ऑफ द बैंक, स्पेलिंग गलत है, थर्ड दे देगा कस्टमर ऑफ द बैंक, और फोर्थ दे देगा ऑल ऑफ द अबव। अब आप लोग बिल्कुल ध्यान से समझना, बीआरएस बनाता कौन है, इस क्वेश्चन को समझ लो, 1 मार्क्स के लिए इंपॉर्टेंट है। देखिए इसका नाम है बैंक रिकॉन्सिलिएशन स्टेटमेंट। तो आपके मन में आएगा कि भाई फिर इसको बैंक बनाता होगा, पर यह गलत हो जाएगा, ठीक है। बैंक बीआरएस को कभी नहीं बनाता है। आपके कैश बुक में और आपके पासबुक में गड़बड़ी आ रही है तो ये एक अकाउंट होल्डर का काम है, जिसका भी खाता था ना उस बैंक में, ये तुम्हारा काम है कि भाई तुम मैच करो, क्योंकि बैंक जो पासबुक बनाती है ना वो सही होती है, क्योंकि आपके खाते में जो एक्चुअल में पैसे आए हैं और गए हैं उसका बैंक प्रॉपर हिसाब किताब रखती है। तो गलती जरूर फिर कैश बुक में हुई होगी, इसलिए बीआरएस बनाता है कस्टमर ऑफ द बैंक या फिर अकाउंट होल्डर। तो याद रखिएगा बीआरएस को एक अकाउंट होल्डर या फिर कस्टमर ऑफ द बैंक बनाता है, बैंक कभी नहीं बनाएगा। तो इस बात को ना आप लोग याद रखना, क्योंकि ये एग्जाम में आता है। चलिए अब हम लोग करते हैं क्वेश्चन। सबसे पहले बनेगा फॉर्मेट, यहां पे मैं लिख दूंगा पर्टिकुलर्स और यहां पे मैं लिख दूंगा अमाउंट। चलिए अब बिल्कुल ध्यान से समझिएगा, ठीक है। एक पॉइंट पढ़ना है उसको प्लॉट कर देना है, फिर एक पॉइंट पढ़ना है फिर उसको प्लॉट कर देना है, ठीक है। धीरे धीरे हम लोग बनाएंगे क्वेश्चन, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए देखिए पहला पॉइंट कह रहा है, पॉइंट से पहले आपको सबसे पहले बैलेंस डालना होगा। क्वेश्चन में हमेशा आपको बैलेंस मिलेगा। तो कह रहा है
कि कैश बुक में डेबिट बैलेंस है 1,54,300 का। आपका जो कैश बुक है उसमें डेबिट बैलेंस है। अब याद करो, डेबिट का मतलब होता है प्लस बैलेंस, तो हम यहां पे लिख देंगे बैलेंस एज पर कैश बुक, और हमारे कैश बुक में डेबिट बैलेंस था, यानी कि ये पॉजिटिव बैलेंस था, प्लस का बैलेंस था, तो आप लिख दोगे 1,54,300। आई गेस यही था, हाँ 1,54,300। चलिए अब आते हैं फर्स्ट पॉइंट पे। पहला पॉइंट कह रहा है चेक्स डिपॉजिटेड बट नॉट येट क्रेडिटेड बाय द बैंक। देखिए बैंक ने चेक को, आपने बैंक में चेक डिपॉजिट करा दिया। चेक डिपॉजिट का मतलब होता है कि आपने बैंक में चेक जमा करा दिया, ठीक है, सबमिट करा दिया। किसी ने दिया होगा आपको चेक, तो आपने वो चेक बैंक में जमा करा दिया। डिपॉजिट का मतलब होता है ना कि आपको पैसे मिलने वाले थे, आपने जाके चेक दिया है बैंक में। अब देखिए आपने चेक डिपॉजिट करा दिया बट नॉट येट क्रेडिटेड बाय द बैंक। आपने बैंक में चेक डिपॉजिट करवा दिया बट बैंक वालों ने अभी तक उसको क्रेडिट नहीं किया है। क्रेडिट का मतलब होता है कि आपके खाते में उसको जोड़ा नहीं गया है। अब बिल्कुल ध्यान से समझना, कैश बुक, पासबुक, आपने बैंक में चेक जमा करा दिया, आपने डिपॉजिट करवा दिया, तो आपको तो यही लगेगा कि भाई मेरा बैंक बैलेंस बढ़ गया होगा, तो आपने कैश बुक को बढ़ा दिया। जब एक इंसान चेक दे के आता है तो वो तो यही सोचेगा कि ये पैसे मेरे खाते में आ गए होंगे, तो आपने कैश बुक को बढ़ा दिया। बट बैंक वालों ने वो पैसा दिया ही नहीं अभी तक, मतलब पासबुक नहीं बढ़ा होगा, क्योंकि कह रहा है ना कि बट नॉट येट क्रेडिटेड। कहने का मतलब ये है कि बैंक वालों ने उस पैसे को आपके खाते में जोड़ा ही नहीं। तो देखो पहले दोनों बराबर थे, आपको एक चेक मिला, आपने उसे जमा करा दिया, तो आपने कैश बुक को बढ़ा दिया होगा कि वाह अब ये पैसे मुझे मिलने वाले हैं। लेकिन बैंक ने अभी तक वो पैसा नहीं जमा किया। समझ में आ गया? अब आप देख सकते हो कि इन दोनों के बीच में डिफरेंस क्रिएट हो गया। कैश बुक ज्यादा बैलेंस बताना चाहता है, पासबुक कम बैलेंस बता रहा है। अब मैंने बताया था कि जिसका भी बैलेंस देगा उसे आप कंट्रोल कर सकते हो, तो आपके हाथ में कैश बुक का कंट्रोल है, तो कैश बुक को कम करना पड़ेगा, तब जाके दोनों मिलेंगे। समझ में आ गया? क्योंकि अगर आपने बैंक में चेक डिपॉजिट करवाया है और वो चेक का पैसा अभी तक आपको मिला ही नहीं है, तो आपका कैश बुक तो बढ़ा हुआ है, तो उसे कम करना पड़ेगा। क्लियर हो गया? समझ में आ गया? तो देखिए हम लिखेंगे यहां पे 1 नंबर पॉइंट और लिख देंगे चेक्स डिपॉजिटेड बट नॉट क्लियर्ड, बट नॉट क्रेडिटेड। आपने चेक जमा तो करवाया पर उसका पैसा अभी तक मिला नहीं, तो भाई उसे क्या करना पड़ेगा? उसे माइनस करना पड़ेगा, सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा, क्योंकि आपने कैश बुक को बढ़ा दिया, तो भाई उसे कम करो। अच्छा कितना अमाउंट था? अमाउंट था 75,000, तो आप 75,000 कर दोगे रिड्यूस, ये लेस हो जाएगा पॉइंट, क्योंकि अभी तक ये पैसा मिला नहीं है, तो पासबुक कम ही रहा होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, चेक्स इशूड बट नॉट येट प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट। देखिए वही वाला क्वेश्चन जो मैंने बताया था, ये पहले और दूसरे पॉइंट, ये दोनों आपको बहुत देखने को मिलेंगे इस चैप्टर में, ठीक है। आपने चेक इशू कर दिया, यानी कि आपने किसी के नाम पे चेक बना दिया, ये लो भाई पैसा रख लो जाओ, ठीक है, बट नॉट येट प्रेजेंटर फॉर पेमेंट। आपने जिसको भी ये चेक दिया था वो अभी तक बैंक पहुंचा ही नहीं, रास्ते में होगा, ठीक है। अब आपने अगर चेक बना दिया तो आपने तो यही सोचा होगा कि भाई पैसे कट गए मेरे खाते से, तो आपने कैश बुक को कम कर दिया होगा, बट वो पैसा कभी बैंक तक, वो चेक कभी तक बैंक तक पहुंचा ही नहीं। अगर बैंक तक वो चेक पहुंचा ही नहीं तो बैंक वालों ने वो पैसा काटा ही नहीं होगा आपके खाते से। अब देखो कैश बुक पासबुक बराबर था, आपने चेक इशू किया तो आपने कैश बुक को कम कर दिया होगा, बट बैंक वालों ने वो पैसा कभी जोड़ा ही नहीं, मतलब सॉरी वो पैसा बैंक वालों ने कभी काटा ही नहीं। अब इन दोनों को मिलाना है, कंट्रोल है कैश बुक का, तो कैश बुक को बढ़ाना पड़ेगा, क्योंकि जो आपने माइनस कर दिया है ना उसको प्लस करना पड़ेगा। क्लियर हुआ? तो चलिए ये हो जाएगा प्लस। अमाउंट कितना है? 80,000। सेकेंड पॉइंट लिखोगे चेक्स इशूड बट नॉट येट प्रेजेंटेड, और ये 80,000 हो जाएगा प्लस का, क्योंकि आपको ये पैसा बढ़ाना पड़ेगा। चलिए अब आते हैं थर्ड पॉइंट पे, तीसरे पॉइंट पे। तीसरा पॉइंट कहना चाहता है बैंक चार्जेस नॉट येट रिकॉर्डेड इन द कैश बुक। जो बैंक है ना, बैंक टाइम टू टाइम कुछ चार्ज काटता रहता है, क्योंकि भाई बैंक ने आपको डेबिट कार्ड दिया है, बैंक ने आपको पासबुक दिया है, बैंक ने आपको चेक दिया है, तो पता ही होगा कि बैंक कभी कभी ना चार्ज काटते रहता है।
तो बैंक वालों ने क्या किया, बैंक वालों ने आपके खाते से कुछ चार्ज काट लिया, बैंक वालों ने कुछ पैसा काट लिया आपके बैंक से, और ये पैसा आपने कैश बुक में रिकॉर्ड ही नहीं किया। अब ध्यान से समझना, कैश बुक पासबुक दोनों ही बराबर है। बैंक ने चार्ज काटा तो पासबुक कम हो गया होगा ऑटोमेटिकली, बट कैश बुक में आपने शो नहीं किया। अब अगर इन दोनों को मिलाना है और कंट्रोल है कैश बुक का, तो इसे भी कम करना पड़ेगा, तब जाके दोनों मिलेंगे। क्योंकि बैंक ने चार्ज काटा है तो बैंक ने पासबुक कम कर दिया होगा, कैश बुक अभी भी बड़ा है तो इसे भी कम करना पड़ेगा। क्योंकि कह रहा है ना यहाँ पे पॉइंट में कि बैंक चार्जेस नॉट येट रिकॉर्डेड, बैंक ने चार्ज काटा बट कैश बुक में उसकी एंट्री नहीं हुई, तो भाई कैश बुक को भी कम कर दो क्योंकि खाते से पैसे कट गए होंगे। तो ये तीसरा पॉइंट हो जाएगा प्लस बैंक चार्जेस। और बैंक ने 1000 रुपीज का चार्ज काटा है तो इसे माइनस करना पड़ेगा, ये रिड्यूस हो जाएगा क्योंकि भाई बैंक ने चार्ज काटा है तो भाई कम कर दो तुम भी, पासबुक कम हो गया होगा तो कैश बुक को भी कम करना पड़ेगा। चलिए बात है नेक्स्ट क्वेश्चन पे, चौथा क्वेश्चन, चेक्स रिसीव्ड बाय द बैंक डायरेक्टली फ्रॉम द ट्रेड डेटर्स। इस पॉइंट को बहुत ध्यान से समझना, ये वही वाला पॉइंट है जो मैंने बताया था ना कि आपने दोस्त को पैसे दे दिए, सेम वही वाला पॉइंट है। कह रहा है चेक्स रिसीव्ड बाय द बैंक, जो बैंक था ना उसके पास कहीं से चेक आ गया, ठीक है, डायरेक्टली फ्रॉम द ट्रेड डेटर्स। ट्रेड को हटा दो, सिर्फ डेटर समझो आप लोग। डेटर का मतलब होता है ऐसे इंसान जो आपसे उधार में सामान खरीदते हैं। अब एक इंसान था जिसने आपसे उधार में सामान खरीदा था, उसने क्या किया, उसने डायरेक्टली एक चेक बनाया और उसने बैंक में जमा कर दिया कि लो भाई मैंने तुमसे उधार में सामान खरीदा था, ये लो तुम पैसे रख लो। बट उसने आपको बताया नहीं, ठीक है, उसने डायरेक्टली बैंक में जमा कर दिया। कह रहा है चेक्स रिसीव्ड बाय द बैंक डायरेक्टली, मतलब उस बंदे ने आपको चेक नहीं दिया, उसने डायरेक्टली बैंक में चेक दे दिया कि ये मुझे पेमेंट करनी है, इस खाते में आप ये पैसा जोड़ देना। तो ऐसा कुछ हो गया होगा सिनेरियो। अब ध्यान से समझना, कैश बुक और पासबुक दोनों बराबर होंगे। बैंक के पास चेक आ गया तो बैंक ने वो पैसा डाल दिया होगा आपके खाते में, तो पासबुक बढ़ गया होगा। बट आपको कोई खबर ही नहीं है, आपको पता ही नहीं है कि मेरे खाते में पैसे जुड़ गए हैं। पता रहता है तब तो इंसान उसे रिकॉर्ड करता है। तो पहले दोनों बराबर थे, उसने चेक दिया तो बैंक वालों ने पैसा डाल दिया होगा, बट आपने नहीं उसे रिकॉर्ड किया। अब अगर कैश बुक को पासबुक से मिलाना है तो इसे इंक्रीज करना पड़ेगा क्योंकि आपके खाते में पैसे आ चुके हैं, आपने उसे नहीं लिखा है तो उसे लिखो, उसे प्लस करो। समझ में आ गया? क्योंकि कह रहा है यहां पे कि उस डेटर ने डायरेक्टली बैंक को दे दिया था तो ये पैसा आ गया होगा आपके खाते में, आपने ही उसे नहीं रिकॉर्ड किया है, तो भाई प्लस करना पड़ेगा 135 200। तो चौथा पॉइंट है चेक्स रिसीव्ड फ्रॉम डेटर्स, और इसको भी प्लस करना पड़ेगा 1,35,200। डेटर्स ने जब पैसा दिया होगा तो उसने डायरेक्ट वो बैंक ने ऐड कर दिया होगा, आपने ही नहीं रिकॉर्ड किया, तो भाई कर लो रिकॉर्ड। चलिए अब आते हैं फिफ्थ पॉइंट पे, बिल्कुल ध्यान से समझना। इंश्योरेंस प्रीमियम पेड बाय द बैंक एज पर स्टैंडिंग इंस्ट्रक्शन बट नॉट येट रिकॉर्डेड इन द कैश बुक। ये बहुत सिंपल क्वेश्चन है, एग्जाम में बहुत बार आता है। देखिए कभी कभी क्या होता है, कभी कभी आपको अगर कोई इंश्योरेंस देना होता है या आपको किसी को पैसे देने होते हैं, कहीं पे आप मंथली पैसा भेजते हो, ठीक है, तो आप क्या करते हो, आप बैंक को ना स्टैंडिंग इंस्ट्रक्शन दे देते हो। स्टैंडिंग का मतलब हो गया खड़े खड़े होके बता देना, ऐसा नहीं होता। स्टैंडिंग इंस्ट्रक्शन का मतलब होता है कि एक इंसान बैंक को ये बता देता है कि हर महीने इतने तारीख को ये पैसा मेरे खाते से काट के उसके खाते में डाल देना। समझ में आ गया? आपने बैंक को बताया था कि मैं इंश्योरेंस मैंने ना एक इंश्योरेंस लिया है, तो तुम क्या करना, तुम उस इंश्योरेंस का पैसा हर महीने उस कंपनी को भेज देना। तो बैंक ने वही काम किया, आपने जो स्टैंडिंग इंस्ट्रक्शन दिया बैंक ने उसे फॉलो किया। बैंक ने 15,400 आपका इंश्योरेंस प्रीमियम पे कर दिया, ठीक है। बैंक वालों आपने कहा था बैंक को कि भाई हर महीने इंश्योरेंस का पैसा दे देना, तो बैंक वालों ने पे कर दिया इंश्योरेंस का पैसा। और आप ठहरे मूर्ख, आप भूल गए उस चीज को कि मैंने कहा था कि भाई पैसे काट देना। अब आप याद भी आपको नहीं आ रहा है कि अच्छा मैंने ऐसे कहा था। होता है ना जनरली कि जब आप किसी चीज का पैसा दे देते हो या ऑटोमेटिकली बैंक से कट जाता है तो याद नहीं आता है। अब आपको याद ही नहीं था, बैंक ने तो भाई अपना काम कर दिया, आपने बैंक को कहा था कि पैसे काट देना तो बैंक ने काट दिए थे वो पैसे, बट आपने कैश बुक में उसे रिकॉर्ड ही नहीं किया। अब ध्यान समझना, कैश बुक पासबुक
आपने स्टैंडिंग इंस्ट्रक्शन दिया था तो पैसे कट गए, तो बैंक वालों ने खाता कम कर दिया होगा, बैंक बैलेंस कम हो गया होगा। बट कैश बुक में आपने रिकॉर्ड ही नहीं किया, तो इसे भी कम करना पड़ेगा। समझ में आ गया? बहुत सिंपल पॉइंट था। तो चलिए, फिफ्थ पॉइंट हो जाएगा इंश्योरेंस प्रीमियम पेड। अगर बैंक ने इंश्योरेंस का पैसा दिया है तो पासबुक कम हो गया होगा, तो कैश बुक को भी कम करना पड़ेगा, तो ये माइनस हो जाएगा। अच्छा, अमाउंट कितना था? अमाउंट था 15,400, तो ये माइनस हो जाएगा 15,400। चलिए अब आते हैं लास्ट क्वेश्चन पे। क्लियर हो रहा है आप लोगों को? टॉपिक नहीं समझ में आ रहा है ना, तो आप लोग वीडियो को थोड़ा सा पीछे कर लो और फिर से देखो इस चीज को, समझ में आ जाएगा पक्का। चलिए लास्ट पॉइंट, डिविडेंड कलेक्टेड बाय द बैंक बट नॉट येट रिकॉर्डेड इन द कैश बुक। डिविडेंड, इस चीज को भी समझ लीजिए। जब आप किसी कंपनी के शेयर्स वगैरह में इन्वेस्ट करते हो ना, शेयर मार्केट में जब आप पैसा लगाते हो, तो वो कंपनी आपको टाइम टू टाइम कुछ पैसा देती है, डिविडेंड देती है कि भाई आप हमारे शेयर होल्डर हो तो कुछ पैसा ले लो। आसान शब्दों में डिविडेंड एक आपकी कमाई है, ठीक है? कोई और पार्टी आपको डिविडेंड पे करता है, आपको डिविडेंड मिला, ठीक है? डिविडेंड कलेक्टेड बाय द बैंक, जिसने भी आपको डिविडेंड दिया उसने डायरेक्टली आपके बैंक में वो पैसा डाल दिया, बट नॉट येट रिकॉर्डेड इन द कैश बुक। ये तो आई गेस आसान होगा। आपके खाते में डिविडेंड का पैसा आ चुका है, आपको किसी ने पैसा दिया है और वो बैंक वालों ने रिकॉर्ड कर लिया, बट नॉट येट रिकॉर्डेड इन द कैश बुक। कैश बुक में आपने रिकॉर्ड नहीं किया, ठीक है? दोनों बराबर होंगे। जब डिविडेंड मिला तो पासबुक बढ़ गया होगा क्योंकि बैंक में आ गया वो पैसा, बट आपको खबर ही नहीं है कि मुझे डिविडेंड जैसी भी कोई चीज मिली है। अब अगर इन दोनों को बराबर करना है और कंट्रोल है कैश बुक का, तो इसे भी इंक्रीज करना पड़ेगा, तब जाके दोनों मिलेंगे। तो लास्ट पॉइंट भी हो जाएगा प्लस। सिक्स्थ पॉइंट लिख दोगे, डिविडेंड रिसीव्ड बाय द बैंक, और ये हो जाएगा 1000 प्लस का। बस सारी एंट्रीज हो गई। सबसे पहले हमने बैलेंस डाला और उसके बाद 6 ट्रांजैक्शन थे, तो हमने सारे ट्रांजैक्शंस को डाल दिया। समझ में आ गया आप लोगों को? अब लास्ट में कुछ नहीं करना है, बस लास्ट में कर देना है आपको टोटल। तो मैं कर देता हूं इसका टोटल, ठीक है? 154,300 प्लस में है 75 और 15, ये हो गया 80, 90, 91,400। 91,400 है आपका नेगेटिव में, तो ये हो जाएगा 00926, ठीक है? नेगेटिव तो हो गया सारा। अब ये 80, 135, 200 और 1, 80, 135, 200 और 1000, ये हो गया प्लस 0, 0, 11 कैरी 1, 5 प्लस 2 7, 7 प्लस 1 8 प्लस 1 9, 6 प्लस 8 प्लस 6 14, 14 प्लस 3 17 कैरी 1 279,100। तो इसका सॉल्यूशन आ जाएगा 2,79,100। अगर आप लोग प्लस माइनस करोगे ना तो ये आ जाएगा सॉल्यूशन, ठीक है? जब इसको प्लस माइनस कर दोगे तो इतना आ जाएगा 279,100। अब ये है क्या, इसको बस आप लोग ध्यान से समझिएगा, ठीक है? क्वेश्चन में आप जिसके भी बैलेंस से स्टार्ट करते हो, बैलेंस दो ही चीजों का मिलेगा, या तो कैश बुक या तो पासबुक। क्वेश्चन के एंड में जो भी बैलेंस आया ये अपोजिट बुक का होगा, दूसरी किताब का होगा। आपने स्टार्ट किया है कैश बुक से, तो ये जो बैलेंस निकला ना ये पासबुक का बैलेंस होगा। तो आपको यहां पे लिखना पड़ेगा बैलेंस एज पर पासबुक, ठीक है? याद रखना, दिमाग में बिल्कुल इस चीज को एकदम आप लोग डाल लो कि जिसके भी बैलेंस से स्टार्ट करोगे उसके अपोजिट बुक का बैलेंस निकलेगा। अगर कैश बुक से स्टार्ट करेंगे तो पासबुक का बैलेंस पता चलेगा, अगर पासबुक से स्टार्ट करेंगे तो कैश बुक का बैलेंस पता चलेगा। इस चीज को एकदम दिमाग में फिट कर लेना है। समझ में आ गया? और बैलेंस एज पर पासबुक आ गया 279,100। अच्छा, ये पॉजिटिव है या नेगेटिव है, इस चीज को भी समझना है। ये जो बैलेंस आया है ये प्लस का बैलेंस आया, पॉजिटिव बैलेंस आया है, ठीक है? अब आप लोग मुझे बताइए, पासबुक का डेबिट बैलेंस पॉजिटिव होता है या क्रेडिट बैलेंस पॉजिटिव होता है? वेरी गुड। पासबुक का
पॉजिटिव बैलेंस जो होता है वो हमेशा क्रेडिट बैलेंस होता है, तो आप यहां पे बगल में क्रेडिट भी लिख दोगे और ऐसे करके आपका बीआरएस बन जाएगा। ठीक है, मेहनत है, चीजें समझनी पड़ेंगी। अगर नहीं समझ में आया तो आप लोग फिर से एक बार वीडियो को देख लो। ठीक है, पक्का समझ में आ जाएगा, मुझे जहां तक लगता है कि आप लोगों को समझ में आ जाएगा। मैंने कोशिश किया है कि मैं आपको एकदम बिल्कुल आसान शब्दों में बता दूं। ठीक है, अगर फिर भी नहीं समझ में आया, अगर फिर भी आप लोगों को डाउट्स है तो आप अपने डाउट्स नीचे में कमेंट कर सकते हो। मैं पूरी कोशिश करूंगा कि मैं आप लोगों का डाउट सॉल्व करके बताऊं। ठीक है, आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा। ठीक है, चलिए एक चीज और समझ लेते हैं। अच्छा, स्क्रीनशॉट आप लोग ले लो, अगर चाहते हो आप लोग बनाना तो आप लोग स्क्रीनशॉट ले सकते हो। चलिए अब देखिए, कभी कभी क्या होगा, कभी कभी क्वेश्चन में मैं एक फॉर्मेट बना देता हूं पहले, पर्टिकुलर्स अमाउंट। बच्चे एक चीज में बहुत कंफ्यूज होते हैं कि सर मेरे कैश बुक में या पासबुक में नेगेटिव बैलेंस आया तो इसका क्या करना है, या फिर कभी कभी ना बैलेंस में कहता है ओवरड्राफ्ट। ओवरड्राफ्ट का बेसिकली बच्चों मतलब होता है नेगेटिव बैलेंस। अगर बैलेंस कभी भी नेगेटिव में दिया है तो कुछ नहीं करना है, कुछ भी दिमाग नहीं लगाना है, जो भी बैलेंस है बस उसको ब्रैकेट में लिख देना है। जैसे मान लो 25,000 का नेगेटिव बैलेंस था तो कुछ नहीं करना है, बस 25,000 नेगेटिव में लिख देना है और उसके बाद एज यूजुअल आप क्वेश्चन बनाओगे। ठीक है, कुछ ज्यादा दिमाग नहीं लगाना है। पॉजिटिव में है तो प्लस में लिखना है, नेगेटिव बैलेंस है तो नेगेटिव में लिख देना है। कोई भी इसमें विशेष चीज नहीं है, रूल वही अप्लाई होगा कि भाई एक को पासबुक अज्यूम कर लो, एक को कैश बुक अज्यूम कर लो। जिसका भी कंट्रोल आपके पास है उसे कम या ज्यादा आप कर सकते हो। समझ में आ गया? एक मैं बस आपको लास्ट टाइप बता देता हूं और फिर ये चैप्टर हो जाएगा फिनिश। अगर आप लोगों के लिए ज्यादा हो रहा है तो कुछ देर रुक जाओ, पहले पुराने वाले वीडियो जो मैंने पहले बताया क्वेश्चन, ऐसे एक दो क्वेश्चन्स बना लो और तब जाके आगे देखो वीडियो। ठीक है, वरना आई गेस समझ में आ रहा होगा आप लोगों को। चलिए अब देखिए ध्यान से, एक मैं ना छोटा सा क्वेश्चन बनाता हूं, इसे हम लोग सॉल्व कर लेते हैं, फिर आपका ये चैप्टर हो जाएगा फिनिश। बस एक छोटा सा क्वेश्चन। चलिए अब ध्यान से आप लोग समझना, पिछले वाले क्वेश्चन में हमें कैश बुक का बैलेंस पता था। ठीक है, इस वाले क्वेश्चन में बिल्कुल ध्यान से समझो, हमें पासबुक का बैलेंस पता है। ठीक है, तो कोई भी ये बहुत ज्यादा विशेष चीज नहीं है, डिफिकल्ट चीज नहीं है, बस समझना इस चीज को आप लोग। ठीक है, मैं बना देता हूं एक छोटा सा फॉर्मेट। यहां पे होगा हमारा पर्टिकुलर्स और यहां पे होगा अमाउंट। चलिए मैं कलर चेंज कर देता हूं, आप लोग बोर हो गए होंगे सेम कलर से, मैं भी खुद हो गया बोर। चलिए अब बिल्कुल आप लोग ध्यान से समझना, क्वेश्चन कह रहा है बैलेंस एज पर पासबुक 2900 और ये डेबिट बैलेंस है। इसी चीज को समझना है। अगर आपके पासबुक में जो बैंक जो किताब बनाती है उसे पासबुक कहा जाता है, अगर पासबुक में डेबिट बैलेंस शो कर रहा है इसका मतलब ये नेगेटिव बैलेंस है, ये प्लस बैलेंस नहीं है, ये नेगेटिव बैलेंस है। क्योंकि बैंक वाले उल्टा रूल फॉलो करते हैं, खाते में पैसे आए तो क्रेडिट का मैसेज आएगा, खाते से पैसे जाएंगे तो डेबिट का मैसेज आएगा। ठीक है, तो आपको यही चीज समझनी है। आपके पासबुक में डेबिट बैलेंस है यानी कि पासबुक में नेगेटिव बैलेंस है, तो हमें लिखना पड़ेगा बैलेंस एज पर पासबुक और ये डेबिट बैलेंस है। तो जो भी यहां पे अमाउंट जाएगा वो प्लस में नहीं जाएगा, वो माइनस में जाएगा। 2900 का नेगेटिव बैलेंस है तो आप लिख दोगे 2900 और ये नेगेटिव में हो जाएगा, ब्रैकेट में हो जाएगा। क्लियर हो गया? अब आप लोग बिल्कुल ध्यान से समझो, इस क्वेश्चन में हमारे पास पासबुक का बैलेंस था, यानी कि हमारे पास
अब पासबुक का कंट्रोल है। अब हम जो भी छेड़छाड़ करेंगे वो हम पासबुक में करेंगे। आइए समझते हैं कैसे होगा। पहला क्वेश्चन कह रहा है चेक्स इशूड बट नॉट येट प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट। अब इस बात को बिल्कुल ध्यान से समझना। आपने चेक इशू किया, ये कैशबुक ये पासबुक, आपने चेक इशू किया तो मैंने बताया कि जब भी इंसान कोई काम करता है तो वो तुरंत कैशबुक में उसे रिकॉर्ड कर लेता है। दोनों बराबर थे। आपने चेक इशू किया तो आपने कैशबुक को कम कर दिया होगा, बट वो पैसा कभी भी कटा ही नहीं है आपके खाते से, वो अभी भी आपके खाते में जुड़ा हुआ है। अब यहीं पे मेन कॉन्सेप्ट है। कैशबुक आपने कम कर दिया बट पासबुक अभी भी बढ़ा हुआ है, और इस क्वेश्चन में कंट्रोल है पासबुक का, क्योंकि बैलेंस एज पर पासबुक गिवन था। तो देखो कैशबुक पासबुक दोनों एक साथ थे। आपने चेक इशू किया तो आपने कैशबुक को कम कर दिया होगा, बट पासबुक अभी भी बढ़ा हुआ है। अब ध्यान से समझना, अब कंट्रोल इसका नहीं है, अब कंट्रोल है पासबुक का। जिसका भी बैलेंस होगा उसके पास कंट्रोल है। अगर हमारा कैशबुक नीचे है और पासबुक ऊपर है, कंट्रोल कर सकते हो इसको, तो इसे भी कम करना पड़ेगा। इसीलिए मैं कहता हूं कि कॉन्सेप्ट समझो, याद नहीं करना है, रटोगे तो दिक्कत हो जाएगा। दोनों बराबर थे, चेक इशू किया, कैशबुक कम हो गया होगा, और पासबुक अभी भी बढ़ा हुआ है। कंट्रोल कर सकते हो आप पासबुक को, तो पासबुक को भी कम करना पड़ेगा, तब दोनों मिलेंगे। तो ये जो पहला पॉइंट है ना, ये हो जाएगा लेस। चेक्स इशूड, आपने 900 रुपए का चेक इशू किया तो कैशबुक 900 से कम हुआ होगा, तो पासबुक को भी 900 रुपए से कम कर दो। ये बात समझनी है। अब देखिए नेक्स्ट, मनी रिसीव्ड बाय अ डेटर डायरेक्टली टू द बैंक। एक डेटर था, उसने बैंक में डायरेक्टली पैसे जमा करा दिए, उसने बताया नहीं, उसने डायरेक्टली बैंक में पैसा भेज दिया। अब देखिए कैशबुक पासबुक, डेटर ने डायरेक्टली पैसा दे दिया तो पासबुक बढ़ गया होगा, बट आपको पता ही नहीं है, कैशबुक अभी भी कम है। कंट्रोल है पासबुक का, तो पासबुक को भी कम करना पड़ेगा। अभी आप लोग कंफ्यूज हो रहे होंगे, बट यही लॉजिक है, यही कॉन्सेप्ट है कि जिसका बैलेंस दिया रहेगा उसी का कंट्रोल है मेरे हाथ में। कैशबुक पासबुक, डेटर ने पैसा दिया होगा तो पासबुक बढ़ गया, बट आपको कोई खबर ही नहीं है, तो आपका कैशबुक तो अभी भी कम होगा। समझ में आ गया? कंट्रोल कर सकते हो पासबुक को, तो पासबुक को कम करना पड़ेगा। यही लॉजिक है इस चैप्टर का। तो जो सेकंड पॉइंट है, मनी रिसीव्ड बाय अ डेटर, ये पैसा भी हो जाएगा माइनस। ठीक है, अच्छा उसने हमें 1700 रुपए दिए हैं, तो 1700 रुपए हो जाएंगे नेगेटिव, और अब कर दोगे टोटल। चलिए ये सारे नेगेटिव के ही फिगर है। 0 0 9 + 9 18 18 + 7 25 कैरी 2 2 + 1 3 4 5 5500 आ जाएगा, और ये नेगेटिव का आ जाएगा। अब मैंने एक बात बताई थी कि जिसका भी बैलेंस स्टार्टिंग में होगा, इसके अपोजिट बुक का बैलेंस आपको लास्ट में मिलेगा। ठीक है, आपके पास पासबुक का बैलेंस था, तो ये जो बैलेंस आया है ये कैश बुक का बैलेंस है, तो आपको यहां पे लिखना पड़ेगा बैलेंस एज पर कैश बुक। अब ध्यान से समझना आप लोग, बैलेंस तो आपने लिख दिया कि ये कैश बुक का बैलेंस है, बट ये कैसा बैलेंस है, डेबिट या क्रेडिट, उसके लिए देखना पड़ेगा कि ये अमाउंट कैसा आया है। ये अमाउंट नेगेटिव है। कैश बुक में अगर डेबिट बैलेंस होता है तो वो प्लस का बैलेंस होता है, और अगर क्रेडिट बैलेंस होता है तो वो माइनस होता है, यानी कि ये कैश बुक का क्रेडिट बैलेंस होगा। और ऐसे बनेगा ये क्वेश्चन। समझ में आ गया? आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा। ठीक है, आप लोगों को कुछ नहीं करना है, बस अपने बुक्स के ना क्वेश्चन बनाने। ठीक है, 1 क्वेश्चन 2 क्वेश्चन 3 क्वेश्चन बनाओगे ना, ऑलरेडी ये कॉन्सेप्ट समझ में आ जाएगा। ठीक है, बहुत ज्यादा डिफिकल्ट चैप्टर नहीं है। ठीक है, बस आपको बेसिक इंग्लिश आनी चाहिए। अगर आप इंग्लिश समझ लोगे, बेसिक इंग्लिश समझ लोगे, तो ये चैप्टर आराम से समझ में आ जाएगा। ऐसा भी नहीं कि कोई बहुत ज्यादा हाई फाई इंग्लिश में चीजें पूछी जाएंगी, बहुत बेसिक इंग्लिश में पूछी जाएंगी। ठीक है, तो मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोगों को समझ में आ गया होगा। ठीक है, और आप लोग मेहनत करोगे, मेहनत से पढ़ोगे, क्योंकि अब ज्यादा दिनों का समय है नहीं आप लोगों के पास, 15 दिनों का समय है, तो अच्छे से पढ़ लो। और बीआरएस एक बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर बनता है, क्योंकि यहां से ना मुझे लगता है कि 6 या 7 नंबर का वेटेज रहता है क्लास 11th के लिए। तो बच्चों अच्छे से पढ़ लो। ठीक है, एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। आप लोग वीडियो को शेयर करो अपने दोस्तों के साथ, वीडियो के नीचे कमेंट करो अगर अच्छा लगा तो, अगर नहीं अच्छा लगा तो वो भी आप लिखो कि क्यों आपको अच्छा नहीं लगा, अगर कोई डाउट्स हैं तो वो भी आप करो। ठीक है, हम जरूर यहां से आपको रिस्पॉन्स करेंगे। ठीक है, एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।